दोस्तों, भारत और रशिया की जो मित्रता है वो बड़ी गहरी है। मतलब इस मित्रता को कोई समझ नहीं सकता है। मैंने हमेशा अपने लेक्चर्स के अंदर ये कहा है कि अगर भारत का सच्चा दोस्त अगर कोई देश है तो वो रशिया है। जिस समय भारत को आजादी मिली थी 1947 के अंदर, उस समय रशिया वो पहला कंट्री था जिसने इंडिया को एज ए कंट्री रिकॉग्नाइज किया था, और ये बहुत बड़ी बात हमारे लिए है। 1971 के अंदर जिस समय हम लोग पाकिस्तान के साथ में उलझे हुए थे, हमारे ऊपर कई सैंक्शंस लगे थे, लेकिन रशिया वो कंट्री था जिसने कहा कि हम भारत के साथ में हैं। 1974 जिस समय हम लोग न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, 1998 जिस समय हमने दूसरा न्यूक्लियर टेस्ट किया, उस समय भी हमारे ऊपर कई सैंक्शंस लगे, लेकिन रशिया ने यह कहा कि हम लोग इंडिया के साथ में हैं। 1999 के कारगिल वॉर के अंदर अमेरिका ने मुंह फेर लिया था, लेकिन फिर भी रशिया ने कहा कि हम लोग इंडिया की पॉलिसी से सहमत हैं, इसमें गलती पाकिस्तान की ही है। रशिया वो कंट्री है, और आज वापस से जो रशियन प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं। एक्चुअली में हमारे और रशिया के बीच में जो डिफेंस टाइज हैं वो बड़े जबरदस्त हो रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि अमेरिका को अगर किसी देश से डर लगता है तो वो है रशिया। जिस समय अलास्का के अंदर ट्रंप और पुतिन की मीटिंग हुई थी, उस समय पुतिन के, जैसे हम लोग कहें कि जो भी वेस्टेज होते हैं वो भी कलेक्ट करके वापस रशिया के अंदर लाए गए, क्योंकि आपको पता है कि सिक्योरिटी बड़ी अलर्ट पर रहती है। जिस समय रशियन प्रेसिडेंट गए थे अलास्का के अंदर या अमेरिका के अंदर, तब भी जो है इस समय हाई अलर्ट पर था, पूरा वर्ल्ड हाई अलर्ट पर था, क्योंकि पुतिन ने कहा था कि कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मेरे खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो चुका है। मुझे आज भी याद है, मैंने अपने लेक्चर्स के अंदर पढ़ाया था कि पुतिन के खिलाफ जब रेड कॉर्नर नोटिस जारी हुआ था तो वो पहली यात्रा मंगोलिया पर गए थे। मंगोलिया की कैपिटल उलानबातर है, शायद आप लोगों को पता होगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी आप लोग पढ़ते होंगे। तो पहली जो यात्रा थी पुतिन की, वो कहां पर थी? वो थी मंगोलिया के अंदर। और उस समय मंगोलिया ने जिम्मेदारी ली थी कि आप हमारे देश के अंदर आ रहे हैं और हम जो है आपकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी लेते हैं। आज वो इंडिया के अंदर है और इंडिया ने उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी ली है। अमेरिका कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप देख सकते हैं कि पुतिन जो है वो हमेशा ऐसे देश के अंदर जाते हैं जहां पर उनको सुरक्षा महसूस होती है। वो चाइना के अंदर, वो मंगोलिया के अंदर गए, लेकिन आज वो इंडिया के अंदर आ चुके हैं। तो हमारे बीच में आज डिफेंस टाइज जो है वो और भी डीपेस्ट जाने वाली है रशिया के साथ में। तो रिसेंटली जो है पालम एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई है पुतिन और मोदी जी की। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने रशिया का साथ निभाया है और रशिया ने हमारा साथ निभाया है। हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, जो कि काउंटर पार्ट रशियन डिफेंस मिनिस्टर से मुलाकात जो है वो भी करेंगे, और उनका जो सब्जेक्ट होगा अ डीप सेंस ऑफ ट्रस्ट, कॉमन प्रिंसिपल्स एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। दोनों की रेस्पेक्ट करें, दोनों की भावनाओं को समझें और आगे जो है हम लोग चलें। दोस्तों, अगर भारत और रशिया के जो टाइज हैं, अगर किसी भी हम लोग अगर बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमको याद आता है वो है ब्रह्मोस। रिसेंटली ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ब्रह्मोस का हमने इस्तेमाल किया। तो ब्रह्मोस जो है इंडिया और रशिया का, देखिए मैं माफी चाहूंगा, कंस्ट्रक्शन वर्क पास में चल रहा है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस क्रिएट हो सकता है आपको, लेकिन ब्रह्मोस जो है, ब्रह्मोस वो इंडिया और रशिया के बीच में टाइज से मिलकर जो है वो बनाया गया है। तो इंडिया और रशिया के बीच में एक जॉइंट वेंचर हुआ और ब्रह्मोस को डेवलप किया गया। 2017 के अंदर, 2016 के अंदर सबसे पहले इसका डेमोन्स्ट्रेशन जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नासिक ने किया, और 2017 के अंदर इसको मॉडिफाई करके सुखोई के अंदर इसका यूज किया गया था, और आज तक ये यूज आ रही है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जैसे फिलीपाइंस वगैरह है, उन्होंने इसकी डिमांड की है कि ब्रह्मोस जो है वो हमको भी चाहिए, और हमने रशिया को ये कहा कि भाई हम जो है इसको एक्सपोर्ट भी कर पाएं, और रशिया ने बिल्कुल हमको हरी झंडी दिखाई, ग्रीन सिग्नल दिखाया कि आप चाहें तो इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए हम लोग साउथ जो ईस्टर्न नेशंस हैं उनको हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं ब्रह्मोस को। ये इसका डेटा है। तो ब्रह्मोस के कारण जो है आज जाना जाता है इंडिया और रशिया का रिलेशन। दोस्तों, 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं तो कहना चाहूंगा कि लाइफ के अंदर ऐसे बहुत कम मौके आते हैं, अवसर आते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती है जहां पर आपको चैलेंजेस मिलते हैं। लाइफ के चैलेंज की अलग बात है, लेकिन ऐसे चैलेंज जो कि जिंदगी में आपको आगे निकाले वो बहुत कम होते हैं, जो कि खास तौर पर एजुकेटर्स आपको देते हैं। तो आप लोग 75 डेज का हार्ड चैलेंज या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। दोस्तों, हम लोग जो डिफेंस इंपोर्ट करते हैं, जो हमारे रिलेशन है रशिया के साथ में सबसे ज्यादा है, 36% के आसपास। देखिए कितने जबरदस्त हमारे टाइज हैं। और उसके बाद में फ्रांस के साथ में है, फ्रांस से हम लोग सबमरीन्स वगैरह लेते हैं।
फिर उसके बाद में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका 13%, इजराइल के साथ में 11% पर है, और साउथ कोरिया के पास में 2.7% पर है, और अदर जो है 6.3% पर है। तो सबसे अच्छे जो हमारे टाइज हैं, रिलेशंस हैं, वो किसके साथ में है? रशिया के साथ में। और रशिया से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, हम लोग डिफेंस इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते हैं। S-400 हो गया हमारे लिए, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बहुत सारे हैं। साथ ही के अंदर हम लोग, इंडिया जो एक्सपोर्ट करता है रशिया को, वो टोटल जो है वो अभी $4.84 बिलियन पर है। 2024 की ये बात है। बहुत सारे जो है हम लोग इक्विपमेंट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, जैसे मशीनरीज हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं, बॉयलर जो है उनको हम लोग रशिया के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं। अब बात यह है, डिफेंस इक्विपमेंट के अंदर हम लोग ये चाहते हैं कि हमारे पास में S-500 आए। देखिए, S-500 मींस ये है कि S-300 भी होता है, S-400 भी होता है, और S-500 भी है। ये जो 300, 400 और 500 है, ये इसकी रेंज है। तो अगर हमने S-400 रशिया से लिया है और उसको हमने बॉर्डर्स के ऊपर तैनात किया है, तो अगर हम लोग यहां से मार करेंगे तो वो 400 किलोमीटर तक क्या कर सकता है? मार कर सकता है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग और भी आगे तक मार कर पाए, और वो है 500 किलोमीटर तक। इसीलिए हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि S-500 जो है वो हमारे पास में आए। लेकिन थोड़ा सा टफ लग रहा है, रशिया जो है वो इसके लिए राजी नहीं है। खास बात यह भी है कि हमारे पास में, इंडियन एयरफोर्स के पास में सुखोई है, और सुखोई के अंदर हम लोग एयर टू एयर मिसाइल को उसके अंदर अटैच करना चाहते हैं। उसके साथ में भी बातचीत चल रही है, और साथ ही के अंदर ज्वाइंट प्रोडक्शन करना चाहते हैं हम लोग रशिया के साथ में, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत का सपना देख रहे हैं कि जब तक भारत के अंदर डिफेंस इक्विपमेंट या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैन्युफैक्चर नहीं होंगे, तब तक हम लोग हमारी इकोनॉमी को ग्रो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने रशिया के साथ में बात की है कि हम लोग जॉइंट प्रोडक्शन जो है वो करेंगे। जैसे शॉर्ट रेंज मिसाइल है पेनस्टिर, ये इसका नाम है, दूसरा है वर्बा। दोनों में आप लोग को दिखाता हूं क्या चीज होती है ये आप लोग देख सकते हैं कि शॉर्ट रेंज जो मिसाइल सिस्टम होता है, जिसको पेनस्टिर जो है वो कहा जाता है, ये हमको चाहिए रशिया से, और रशिया ने कहा है कि बिल्कुल हम लोग इसके लिए जॉइंट वेंचर जो है वो साइन करेंगे और इंडिया के अंदर ही इसका प्रोडक्शन करेंगे। दूसरा ये है वर्बा, जिसको एक मिसाइल सिस्टम होता है, और कोई भी जो सोल्जर है वो अपने कंधे पर रखकर पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम ये कहलाता है। तो एक्चुअली में ये क्या होता है, पोर्टेबल होता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्प्लेस को कर सकते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रिसेंटली जो एमओयू साइन होंगे उनके अंदर वर्बा को भी जो है शामिल किया जाए, ताकि हम डिफेंस जो क्राइटेरिया है, एरिया जो है उसको भी फुलफिल कर पाए। तो बहुत सारे इक्विपमेंट जो है हम लोग कहां से लेना चाहते हैं? रशिया से लेना चाहते हैं। लेकिन ये जो तस्वीर आप लोग देख रहे हैं, ये है S-500 की। S-500 बहुत ताकतवर है, क्योंकि अभी रिसेंटली आप लोग को पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर S-400 ने जबरदस्त कमाल किया। अभी हमने S-400 को इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी तैनात कर दिया है, क्योंकि आपको पता होगा कि बांग्लादेश जो है वो ज्यादा ही थोड़ा सा नाटक कर रहा है। इसको अपनी औकात जो है वो दिखानी पड़ेगी, जैसे पाकिस्तान को दिखाई, बांग्लादेश को दिखानी पड़ेगी कि यार जिसके दम पे तू उछल रहा है ना, उसके अंदर खुद में जो है जान नहीं है और तू बार बार उछल रहा है। तो हमारा जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, जिसको ये कहते हैं कि यार हम लोग इस चिकन नेक को काट देंगे और ये जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं वो लैंडलॉक हो जाएंगे, और बांग्लादेश जो है वो इजीली, या फिर चाइना जो है इजीली वहां पर एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सपने हैं इनके। इन सपनों पर पानी फेरने के लिए हमने वहां पर S-400 को तैनात किया है, और जैसे ही S-400 को तैनात किया, बांग्लादेश ने अपनी औकात दिखाना शुरू कर दिया, और वो पाकिस्तान से बात करने लगा कि बोला हमको यहां पर थोड़ा सा और बैकअप जो है वो चाहिए। तो बस इतना ही इनके अंदर सामान है, ज्यादा दिन तक ये टिकने वाले नहीं है। लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि S-500 जो है वो भी हमारे पास में आ जाए, ताकि हम लोग और लॉन्ग रेंज तक जो है क्या कर पाए, मार कर पाए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हम लोग आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। बहुत सारे देशों के एग्जाम्पल हमारे पास में ऐसे हैं, जैसे श्रीलंका आप देख लीजिए, जो कि बिल्कुल हमारा नेबरिंग कंट्री है, और वहां पर वहां का मैन्युफैक्चरिंग उनके पास में नहीं है, वो दूसरे कंट्रीज के ऊपर डिपेंड है। इसलिए आज उस देश की इकोनॉमी जो है वो काफी डाउनफॉल पर है। कई बार वहां पर इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है, जैसे कोविड के अंदर देख लीजिए। लेकिन कोविड के अंदर इंडिया जो है वो बड़ा संभल कर रहा, क्योंकि हम लोग आत्मनिर्भर भारत, या फिर भारत के अंदर ही हम लोग हर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करना चाहते हैं, जिससे हमारे जो डोमेस्टिक प्रोडक्ट है और हमारा एम्प्लॉयमेंट जो है वो जनरेट हो। जैसे रशिया के साथ में बातचीत कर रहे हैं, तो इन्हीं शर्तों के ऊपर कर रहे हैं कि हम लोग इंडिया के अंदर ही इसका प्रोडक्शन करेंगे, और ये बातचीत अगर सफल होती है तो डिफेंस मार्केट के अंदर भी हमारी बहुत बड़ी पहुंच होगी, और हम लोग क्या कर पाएंगे, इसको एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब बात यह है कि जैसे हम लोग बात करें S-400 की, S-400 के लिए हमने $5.43 बिलियन की डील की 2018 के अंदर, जिसमें से बहुत सारे S-400 हमारे पास में आ चुके हैं।
अकुला क्लास न्यूक्लियर अटैक सबमरीन जो है उसके साथ में हम लोगों ने डील की थी, और जो इस साल जो है वो आने वाली है 10 साल की लीज के लिए, जिसकी कीमत है $3 बिलियन, और ये डील हमने मार्च 2019 के अंदर साइन की थी। तो अकुला क्लास सबमरीन जो है वो इसी साल हमको देखने को मिल सकती है, जिसकी 2019 के अंदर हमने एमओयू साइन किया था, और 10 साल के लिए हमारे पास में लीज पर आएगी। रशिया ने यह भी कहा है कि 2 जो है S-400 वो भी क्या किए जाएंगे, नेक्स्ट ईयर डिलीवर किए जाएंगे, वाइल द सबमरीन्स विल कम इन 2028। सबमरीन जो है 2028 में और भी आएंगे हमारे पास में, लेकिन S-400 जो है वो हमारे पास में लगभग इसी साल या फिर नेक्स्ट ईयर के अंदर डिलीवर कर दिया जाएगा। रशिया ने ये आश्वासन हमको दे दिया है, और वो देखिए बिल्कुल कंप्लीट करेगा। चाइना रिसेंटली क्या हुआ था, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जो PL-15 जो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं, J-10 इनके जो प्लेन्स थे उनको हमने जो है पूरी तरीके से तबाह किया ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, और उसमें S-400 जो है वो हमारे काम में आई थी। इस बार हम लोग ये चाहते हैं कि सुखोई के अंदर भी हम लोग जो लाइट वेट मिसाइल्स होती हैं उसको वहां पर अटैच करना चाहते हैं, ताकि इजीली अटैक कर सके, अटैकिंग पोजीशन में हम लोग आ सकें, और साथ ही के अंदर हमारा खुद का जो एयर डिफेंस सिस्टम था, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, उसको और मजबूत करना चाहते हैं। तो भारत और रशिया के साथ में जो टाइज हैं वो हमारे बड़े जबरदस्त हैं, कोई तोड़ नहीं सकता है इनको। अगर रशिया किसी देश पर बिलीव कर सकता है, विश्वास कर सकता है, तो वो इंडिया है, और इंडिया किसी पर विश्वास कर सकता है तो वो रशिया है। आपको पता होगा कि जिस समय क्रूड ऑयल हमको इंपोर्ट करना था और सस्ते दाम पर देने वाला देश वो रशिया ही था। अमेरिका ने हमको धमकी दी थी कि अगर रशिया से आपने इंपोर्ट किया तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। इंडिया ने इस बात की परवाह नहीं की कि भैया तेरे सैंक्शंस लगाने से कुछ भी नहीं होगा। आज हम लोग वोकल फॉर लोकल, आत्मनिर्भर भारत, ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट के थ्रू हम लोग खुद जो है मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तुम्हारे सैंक्शन लगाने से क्या होगा, हम तो हमारे देश में बना रहे हैं और उसको यूज भी कर पाएंगे। तो रशिया से हमने ऑयल को इंपोर्ट किया। हमारे देश के अंदर 2 कंपनीज हैं, रिलायंस है और नायरा है, जिन्होंने उस क्रूड ऑयल को रिफाइन किया और यूरोप के अंदर बेच दिया। क्योंकि यूरोप ने हमारे साथ में क्या किया था भाई, आपको पता होगा कि हम लोग कॉलोनाइज रह चुके हैं ब्रिटेन के। तो ब्रिटेन ने क्या किया था कि हमारे ही देश के अंदर जो कॉटन था, कच्चा माल था, उसको अपने देश में ले जाकर उसी का कपड़ा बनाकर हमको बेच दिया। मतलब हमारा माल 10 रुपए में खरीदा और बाद में उसको बनाकर 200 रुपए में हमको बेच दिया। तो हमारा माल हमको ही बेच दिया। तो ठीक है, हम भी ऐसा ही करेंगे। हमने भी ऐसा ही किया, रशिया से क्रूड ऑयल खरीदा और तुमको ही जो है बेच दिया, यूरोप के अंदर बेच दिया उसको रिफाइन करके। और फिर यूरोप ने क्या किया, यूरोप ने रिलायंस और नायरा को यह कहा कि हम तुम्हारे ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं कि यूरोप के अंदर आप जो है ऑयल को एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस तरीके से वो चालें चलते हैं। तो ये पूरा जो है शतरंज का खेल होता है इंटरनेशनल लेवल पर, ये जियोपॉलिटिक्स है। और इसमें जिसकी चाल बड़ी जबरदस्त होती है वही क्या बनता है, बादशाह बनता है। तो आप लोग ये जरूर याद रखिए कि इंडिया की जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पॉलिसीज है वो बड़ी जबरदस्त है, वाकई में बड़ी जबरदस्त है और तारीफे काबिल है। दोस्तों आप लोग हमारे डीप वर्क इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। एलॉन मस्क, बिल गेट्स, रतन टाटा, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स को अपनाकर अपने वर्क प्रोफाइल को बहुत इंक्रीज किया है और सक्सेस को हासिल किया है। तो वही टेक्निक्स मैंने बताई हैं। साथ ही मैं 75 डेज के हार्ड चैलेंज के अंदर, मतलब देखिए 75 मैंने टेक्निक्स बताई हैं कि आप पोर्नोग्राफी से कैसे बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपने कंसंट्रेशन को और फोकस को लूज करते हैं और जीवन के अंदर जो काम करने वाली उम्र होती है या एज जो होती है उसको वो क्या कर जाते हैं, क्रॉस कर जाते हैं और फिर बाद में पछतावा करते हैं कि यार हमने उस टाइम को गवा दिया। तो आप बिल्कुल चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिएगा, चाहे 75 डेज का हार्ड चैलेंज हो या फिर 175 डेज का हार्ड चैलेंज हो। दीपक इंदौर ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल है, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।